गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 15 प्रायिकता। तो प्रायिकता के अंदर हम पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं, इनके सूत्र को समझते हैं, फिर देखते हैं आगे प्रश्नावली। देखिए प्रायिकता क्या है। एक घटना की प्रायोगिक या अनुभविक, या तो हम प्रयोग करेंगे या उसका अनुभव करेंगे, उसके आधार पर प्रायिकता वास्तविक रूप से घटना के घटित होने पर आधारित होती है। दो प्रायिकताएं होती है, एक तो प्रायोगिक होती है और एक कौन सी होती है, सैद्धांतिक प्रायिकता होती है। प्रायिकता दो प्रकार की होती है, एक तो प्रायोगिक होती है और एक कौन सी होती है, सैद्धांतिक होती है। तो प्रायोगिक या अनुभविक प्रायिकता कौन सी होती है, जो वास्तविक रूप से घटना घटित होगी, वास्तविक रूप से घटना घटित होने पर आधारित होती हैं। जबकि उस घटना की सैद्धांतिक प्रायिकता में कुछ कल्पनाओं के आधार पर यह प्रागुक्ति की जाती है कि क्या घटना घटेगी, और सैद्धांतिक प्रायिकता वह होती है जिसमें कल्पना की जा सकती है कि क्या घटना घटित होगी या नहीं होगी। तो दोनों में अंतर हम समझ गए हैं कि इसमें प्रायोगिक और सैद्धांतिक। प्रायोगिक के अंदर तो फिक्स होगा कि वास्तविक रूप से घटना घटित होगी, और सैद्धांतिक के अंदर कल्पना करेंगे कि क्या घटना घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस सैद्धांतिक प्रायिकता के आधार पर प्रायिकता का सूत्र है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी घटना ई। तो घटना के अनुकूल परिणाम, इसकी प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, बटे कुल संभावित परिणाम। तो अभी तक हमने ये जाना है कि दो प्रायिकताएं होती है, एक प्रायोगिक और एक सैद्धांतिक। प्रायोगिक के अंदर तो घटना घटित होना फिक्स है, वास्तविक रूप से घटना घटित होगी। सैद्धांतिक के अंदर कल्पना की जाती है कि क्या घटना घटित होगी, घटना घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और प्रायिकता का सूत्र है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एक सूत्र हमें याद रखना होगा कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। ये हो गया इसका सूत्र। उसके बाद में देखें कि हमारे पास ये प्रायिकता है, इस प्रायिकता में एक तो हमारे पास ये होगा कि घटना निश्चित है। क्या है, घटना घटित होना निश्चित है। घटना घटित होना निश्चित है, निर्धारित है, फिक्स है, निश्चित है। तो प्रायिकता कितनी होगी, तो उस घटना की प्रायिकता हो जाएगी कितनी, एक। ठीक है। और घटना घटित होना, घटना घटित होना निर्धारित या निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है या असंभव है, या असंभव है। उस वक्त प्रायिकता होगी वो क्या होगी, उस वक्त प्रायिकता क्या होगी, जीरो होगी। तो प्रायिकता घटना घटित होना फिक्स है, निश्चित है, तो प्रायिकता एक हो जाएगी। घटना घटित होना निश्चित नहीं है, असंभव है, उस वक्त प्रायिकता कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। सभी प्रायिकताओं की संख्या क्या, सभी प्रायिकताएं हैं उनका योग हमेशा क्या होता है, एक ही अभिप्रयोग पर घटित घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है, योग हमेशा एक होता है। जैसे कोई भी अभिप्रयोग है हमारे पास, जैसे सिक्का उछालना है या पासा फेंकना या ताश की गड्डी का कोई भी अभिप्रयोग, उसके अंदर जितनी भी घटनाएं घटित होगी उन सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होगा वो हमेशा कितना होगा, एक होगा। ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमारे पास एक तो घटना घटित होना और एक घटना घटित नहीं होना, उन दोनों का योग होगा वो हमारे पास कितना होगा, जैसे
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई घटना घटित होना प्लस घटना घटित नहीं होना बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। यानी घटना घटित होना प्लस घटना घटित नहीं होना बराबर 1 होगा। ठीक है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब तो घटना घटित हो रही है, ई के ऊपर बार लगा हुआ है यानी घटना घटित नहीं हो रही है। इन दोनों का योग होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इस सूत्र का भी हम इसमें कई बार प्रयोग करेंगे। तो 2 सूत्र हो गए, पहले नंबर पे ये और दूसरे नंबर पे ये। और एक इसमें ये ध्यान रखना है कि जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका मान होता है वो हमेशा 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इधर 0, इसका मान 0 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इस प्रायिकता का मान 0 से हमेशा क्या होता है, 0 से तो बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है। और इसका मान 1 से क्या होता है, छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 के बराबर 1 के बराबर। यानी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। प्रायिकता का मान 1 से बड़ा 1 से छोटा होगा, से छोटा, लेस देन से छोटा और बराबर हो सकता है। ठीक है, ये शर्त हमें ध्यान रखनी है। यानी कि 0 से लेकर के 1 तक इसका मान होता है, 1 से आगे नहीं होता है, 0 से छोटा नहीं होता, इनके बीच में ही प्रायिकता का मान होता है। एक ये सूत्र याद रखना है प्रायिकता का, एक ये सूत्र याद रखना है और ये शर्त ध्यान रखनी है कि प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। उसके बाद में हम इसके कई अभिप्रयोग हैं, उनकी घटनाएं फिक्स होती है, कुल परिणाम फिक्स होते हैं, घटनाएं अलग अलग होती है, उनको हम एक बार समझ। जैसे सिक्के को फेंकना है, पासे को फेंकना है, ताश की गड्डी का परिणाम है, ये सब फिक्स होते हैं। तो इनमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, यस जैसे हमारे पास सिक्का है, सिक्के को हम एक बार फेंकेंगे तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, प्रतिदर्श समष्टि। जैसे हम सिक्के को एक बार उछालेंगे, जब सिक्के को एक बार उछालने पर उसके अंदर एक बार हेड आएगा या एक बार टेल आएगा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, हेड टेल। और कुल परिणाम इसका क्या हो गया, कुल परिणाम 1 और 2। यही सिक्के अगर 2 हो गए, इन 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर इनकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी कि पहले दोनों सिक्कों में क्या आ गया, हेड आ गया, फिर एक में हेड और एक में टेल आ गया, फिर दूसरे में टेल और पहले में टेल और दूसरे में हेड आ गया, फिर दोनों में क्या आ गया, टेल आ गया। इनके अलावा और इसमें कोई परिणाम नहीं आ सकता है, इसलिए ये इनकी क्या होगी, प्रतिदर्श समष्टि। और प्रतिदर्श समष्टि से ही इनका कुल परिणाम होता है। तो 1 2 3 4, तो इसका कुल परिणाम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कब, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम 4 होता है और ये इनकी प्रतिदर्श समष्टि होती है। इसी तरीके से अगर 3 सिक्के हमारे पास और इन 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इनकी प्रतिदर्श समष्टि क्या है, तो प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी, पहले तीनों के अंदर क्या आ गया, हेड आ गया, फिर 2 में हेड, लास्ट वाले में टेल, फिर हेड, इसमें टेल, फिर हेड, फिर इसमें टेल और 2 में हेड। उसके बाद में 2 में टेल और 1 में हेड, और फिर ये हेड बीच वाले में, दोनों में टेल, फिर ये हेड फर्स्ट वाले में, दोनों में
टेल, यानी प्रक्रिया पूरी। उसके बाद लास्ट क्या रही कि तीनों में क्या आ गया, टेल आ गया। ये हो गई 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि। इन प्रतिदर्श समष्टि की कुल संख्या कितनी है, वो इनका कुल परिणाम है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 सिक्कों को उछालते हैं तो कुल परिणाम 8 होता है। 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो परिणाम कुल होता है 4। एक सिक्के को उछालने पर परिणाम होता है 2। अब इसमें घटना क्या पूछेगी कि तीन बार उछालने पर यानी तीनों में क्या है, चित आने की प्रायिकता। तो चित कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, 1/8 कर देंगे, यानी अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा। कुल परिणाम हमारे पास क्या है, 8 है। इसी प्रकार ये सिक्कों पर आधारित कुल प्रश्न हो जाएंगे। सिक्कों से प्रश्न आने पर हमें ये चीज इनकी ध्यान रखनी है, क्या, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि से कुल परिणाम ध्यान रखने हैं, बाकी आगे जो घटना दे रखी होगी उस घटना के अनुकूल हम परिणाम ले लेंगे। इसी तरीके से अगर पासा फेंका जाए, एक पासा है हमारे पास, एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो उसके 6 फलक होते हैं और उन 6 फलकों पर उसकी प्रतिदर्श समष्टि होती है, यानी एक पर 1 लिखा हुआ होता है, एक फलक पर 2 लिखा हुआ होता है, एक पर 3 लिखा हुआ होता है, एक पर 4 लिखा हुआ होता है, एक पर 5 लिखा हुआ होता है और एक पर 6 लिखा हुआ होता है। ये तो इनकी क्या है, प्रतिदर्श समष्टि है। और कितनी संख्या है, 6, इसलिए कुल परिणाम क्या होगा, 6 होगा। एक पासे की प्रतिदर्श समष्टि और उसका कुल परिणाम 6। उसके बाद पासे की घटना क्या बता रखी होगी, हो सकता है कि सम संख्या आने की, तो सम संख्या आने की 2 4 6 ले लेंगे। विषम संख्या आने की तब 1 3 5 ले लेंगे। 5 से छोटी संख्या आने की तो 1 2 3 4 ले लेंगे। इस तरीके से हमें जो घटना दे रखी होगी उस घटना के अनुकूल परिणाम बटे में ये कुल परिणाम आ जाएगा। कब, जब हमारे पास एक पासा है। तो अगर पासे कितने हो जाए, दो पासों को जब एक साथ फेंका जाता है तो उनके लिए प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगी, देखो 1 2 3 4 5 6। पहले पासे की ये प्रतिदर्श समष्टि, दूसरे की इधर 1 2 3 4 5 और 6। इससे आने वाले सभी परिणामों की सारणी प्राप्त होगी। यस, पहले पासे को फेंकने पर 1 आया, दूसरे को फेंकने पर भी 1। इसमें 1 और इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 3, इसमें 1 ही चल रहा है, इसमें ऊपर क्या है 4 है, इसमें 1 ही चल रहा है, इसमें ऊपर क्या है 5 है, इसमें 1 ही चल रहा है, ऊपर क्या आ गया 6। यानी पहली पंक्ति में क्या आ गया, 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 आ गया। फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6। इसी तरीके से 3 के साथ हो जाएगा 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। फिर 4 के साथ हो जाएगा 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 5, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6। ये 5 के साथ हो जाएगा 5 के साथ 6। ये 6 के साथ हो जाएगा 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, ये 5 और ये 6 के साथ 6। जब हम 2 पासों को एक साथ उछालेंगे तो इनकी ये होगी प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, अब इन प्रतिदर्श समष्टि से कुल परिणाम ज्ञात करना है। तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा, इनका संभावित कुल परिणाम हो जाएगा, ये कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
6 इंटू 6, 6 छक्के कितना हो जाएगा 36। ये कॉलम टोटल गिनेंगे कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। तो दो पासों को एक साथ उछालने पर हमें पहले ये प्रतिदर्श समष्टि लिखनी है और उसके बाद इसका कुल परिणाम निकल जाएगा। उसके बाद में जैसी हमें घटना दे रखी होगी उस घटना के अनुसार इसी में से हमें संख्या निकालनी है वो और उनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। जैसे ये आ जाए कि दोनों पासों को फेंकने पर उनके अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अंकों का योग 2, एक और एक को जोड़ते हैं 2 होता है, उसके बाद किसी भी अंक को जोड़ते हैं 2 नहीं होता, उससे ज्यादा होता है। तो घटना क्या है, पासे के दोनों अंकों को जोड़ने पर योग 2 आना है। तो 1,1 1 आई, घटना के अनुकूल परिणाम 1 बटे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर योग 12 होने की है, 12 6 प्लस 6 12 हो रहा है, 12 से अधिक योग होगा नहीं और 2 से कम योग होगा नहीं। योग की बात आए तो योगा न्यूनतम और योगा अधिकतम, उसके बीच में इन सबको जोड़ करके हम प्राप्त कर सकते हैं कि किसका योग कितना हो रहा है, उसके अनुकूल उसका परिणाम हो जाएगा और बटे में कुल परिणाम हो जाएगा। ये हो गई 2 पासे की बात और 3 सिक्कों की बात। अगर इन पर प्रश्न आए तो हम सीधे इनके प्रतिदर्श समष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद में अगर हमें दे रखी है ताश की गड्डी, ताश की गड्डी से संबंधित जो भी प्रश्न है उस प्रश्नों के अंदर बेसिक हमें क्या ध्यान रखना है वो समझते हैं हम पहले। यस, ताश की जो गड्डी दे रखी है उसके अंदर हमें पता है कि ताश के अंदर कुल कितने पत्ते होते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं। जॉकर को छोड़ करके कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, यानी कि कुल परिणाम क्या हो जाएगा 52। उसके बाद में इसके अंदर जो पत्ते होते हैं वो 4 भागों के अंदर डिवाइड होते हैं। कितने भागों में, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। 4 प्रकार के पत्ते कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला मैंने ले लिया, एक पान का पत्ता होता है, ईंट का पत्ता होता है, चिड़ी का पत्ता होता है और हुकुम का पत्ता होता है। जो 4 प्रकार के पत्ते होते हैं उन चारों प्रकार के पत्तों के नाम हो गए। ये जो हार्ट वाला होता है, ये जो डायमंड वाला होता है और ये जो चिड़ी वाला होता है और ये पान वाला होता है। ये पान वाला यानी सॉरी हुकुम वाला। तो पान और ईंट, चिड़ी और हुकुम 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। इन 4 प्रकार के पत्तों में हमें इनकी संख्या पता होनी चाहिए कि पान के पत्तों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। ईंट के भी 13 पत्ते होते हैं, चिड़ी के भी कितने पत्ते होते हैं, टोटल 13 पत्ते होते हैं। और हुकुम के भी कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 13 26 और 13 13 26 26 26 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा टोटल। ठीक है, 13 चौके 52। ये समझ में आ गया कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। 52 को 4 भागों में विभाजित कर दिया हमने, 13 13 हो गए। ठीक है, अब अगला इसके अंदर भी जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं कि इसके अंदर सभी पत्ते, उन सभी पत्तों में हाई प्रोफेशनल पत्ते होते हैं। हाई प्रोफेशनल पत्ते होते हैं, इनमें सबसे पहला होता है इक्का, इक्का के बाद होता है बादशाह, बादशाह के बाद होती है बेगम और बेगम के बाद होता है गुलाम। ये 4 प्रकार के पत्ते पान में भी होते हैं। ये 4 इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम ईंट में भी होते हैं, चिड़ी में भी होते हैं और हुकुम में भी होते हैं। ये 4 टाइप के पत्ते इन सभी में होते हैं। इसका मतलब इक्का, अगर पूरी ताश के अंदर इक्का कहा जाए तो 1 2 3 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं, पूरी ताश में इक्के होते हैं 4, पूरी ताश में इक्के होते हैं 4 और बादशाह भी होते हैं 4, बेगम भी होती है 4 और गुलाम भी होते हैं 4। अगर यही किस पर ध्यान दिया जाए कि केवल पान का हो, केवल पत्ते के आधार पर हो, ये तो कुल है, और केवल पत्ते के आधार पर हो कि पान का इक्का, तो पान का इक्का 1 होगा,
पान का बादशाह एक होगा, पान की बेगम एक होगी, पान का गुलाम एक होगा। इसी प्रकार ईंट के भी एक एक होंगे, चिड़ी के भी एक एक होंगे और हुकुम के भी एक एक होंगे। यहां तक समझ में आ गया है। और फेस पत्ते, उसके बाद में समझना है फेस पत्ते कौन कौन से होते हैं, जो चेहरे वाले होते हैं, फेस कार्ड, चेहरे वाले पत्ते। फेस कार्ड या चेहरे वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं? देखो, बादशाह, बेगम, गुलाम तीनों के चेहरे होते हैं, इसलिए कितने? तीन ही इसके, तीन ही किसके? पान के। पान के फेस वाले पत्ते तीन, और ईंट के भी कितने? तीन। आगे चिड़ी के भी कितने? तीन। और हुकुम के भी कितने? तीन। देखो, पान के भी तीन, ईंट के भी तीन, चिड़ी के भी तीन, हुकुम के भी तीन, तीन 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 तीन, कितना हो गया? 12 हो गया। यानी टोटल फेस पत्ते होते हैं ताश में कितने होते हैं? 12। अगर अलग से पूछ ले कि पान के फेस पत्ते, तो 3 होंगे, ईंट के भी 3 होंगे, चिड़ी के भी 3 होंगे, हुकुम के भी कितने होंगे? 3 होंगे। यहां तक समझ में आ गया हमें कि ताश में 52 पत्ते, 4 भाग इनके, 13 पत्ते इनमें, और इक्के की बात हो कुल तो इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम की बात हो कुल तो 4, पत्ते के आधार पर हो तो एक एक। अब इसके अंदर हमें रह गया है क्या? रंग के आधार पर। किसके आधार पर? रंग के आधार पर। अगर रंग लिया जाए तो ताश के पत्तों में रंग 2 टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? एक रंग होता है काला, काले रंग का, और एक होता है लाल रंग और एक काला रंग। लाल रंग और कौन सा? काला रंग। यानी काले रंग के पत्ते और लाल रंग के पत्ते। हमें नाम नहीं दिया हुआ पत्तों का, यानी पान, ईंट, चिड़ी, हुक्म ये नहीं दिया हुआ है, रंग दे रखा है। तो रंग के आधार पर लाल रंग के 2 पत्ते होते हैं। कौन कौन से? एक तो पान वाला हो जाता है लाल रंग का, और ईंट वाला, इसका भी रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है। उसके बाद में काले रंग के ये 2 पत्ते होते हैं। चिड़ी है, इसका भी रंग कैसा होता है? काला होता है। और ये हुकुम है, इसका भी रंग कैसा होता है? काला होता है। लाल रंग के 2 पत्ते हो गए, काले रंग के 2 पत्ते हो गए। कौन कौन से? कि लाल रंग वाले पान और ईंट, तो ये भी 13 और ये भी 13। टोटल लाल रंग के पत्ते कितने हो गए? 26। और ये भी 13 है, और ये भी कितने हैं? 13 है। टोटल काले रंग के पत्ते कितने हो गए? 26। अब देखो, ये कह दे हमें कि लाल रंग का इक्का कितना होता है, तो लाल रंग का इक्का हमेशा कितने होते हैं? रंग के आधार पर अगर ये पूछ लिए जाए तो लाल रंग का इक्का 2 हो जाएंगे, लाल रंग का बादशाह 2, लाल रंग की बेगम 2, लाल रंग का गुलाम 2। यही अगर काले रंग का पूछे इक्का, तो एक इसका 2 हो जाएगा, काले रंग का बादशाह 2 हो जाएगा, काले रंग की बेगम 2 हो जाएगी, काले रंग का हुक्म 2 हो जाएगा। तो रंग के आधार पर उसका टोटल काउंटिंग ये है, और उनके इक्के, बादशाह, बेगम, गुलाम का ये काउंटिंग है। और काले रंग के फेस वाले कार्ड ये दोनों लाल रंग के हैं, इसीलिए लाल रंग के फेस कार्ड 6, और काले रंग के फेस कार्ड कितने? 6 6 टोटल 12। तो काले रंग के फेस पत्ते और लाल रंग के फेस पत्ते कितने होते हैं? फेस पत्ते लाल रंग के भी 6, और इसमें भी कितने? 6। टोटल फेस पत्ते 12। यस, प्रायिकता के अंदर हमें एक तो प्रायिकता का सूत्र ध्यान रखना है, उसके बाद में एक सूत्र ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर 1 है, और सभी प्रायिकताओं का योग होता है वो 1 होता है। घटना घटित होना निर्धारित है, फिक्स है, संभव है तो प्रायिकता 1 है, संभव नहीं है, असंभव है, निर्धारित नहीं है तो उसकी प्रायिकता 0। उसके बाद हमने सिक्के, पासे और ताश, इन तीनों के आधार पर हमने इनका बेसिक समझ लिया। इन बेसिक के आधार पर अब आगे जिस प्रकार हमारे पास घटनाएं होगी, उन घटनाओं के आधार पर हम प्रायिकता है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रायिकता जिसकी महत्वपूर्ण बिंदु समझ लिए हैं, उससे आगे हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक। धन्यवाद।